नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी किसान भाइयों बहनों का कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करती हूँ। किसान का जीवन सरल नहीं होता। वे दिन रात खेतों में काम करते हैं और अपने श्रम से अन्न पैदा करते हैं, तभी तो अन्नदाता कहलाते हैं। ऐसे ही किसानों के विकास के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ कृषि दर्शन के जरिए आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले भाग की ओर और देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि दर्शन परिवार की तरफ से आप सभी मेहनतकश किसान भाइयों एवं बहनों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब स्वागत है आप सभी का खबरें खेती में। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। किसान खेती को कृषि यंत्रों से जोड़कर लागत घटाए, आमदनी बढ़ेगी। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए फसल में खरपतवार नियंत्रण है बहुत जरूरी। अर्का रक्षक टमाटर का है उन्नत प्रभेद। किसान भाइयों एवं बहनों, प्रदेश का कृषि विभाग आपकी सहूलियत के लिए कृषि कार्यों में कृषि यंत्रों के व्यवहार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण मेला सह प्रदर्शनी प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित करता रहता है। इनमें वैसे कृषि यंत्र भी शामिल होते हैं जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए काफी कारगर साबित होते हैं। सरकार इन कृषि यंत्रों पर 90% तक का अनुदान किसानों को दे रही है। किसान कस्टम हेयरिंग के तहत कृषि यंत्रों को खरीदकर स्वयं खेती करने के साथ साथ उसे अन्य किसानों को किराए पर देकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं, जागरूक बने और समृद्ध बने। किसान भाइयों, अगर आप मसूर की खेती कर रहे हैं तो आप खेत में नमी की कमी बिल्कुल ना होने दें। वैसे तो मसूर को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अच्छी फसल लेने के लिए खेत में नमी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर खेत नम नहीं होती है तो इस समय आप हल्का पटवन अवश्य कर दें। स्प्रिंकलर यंत्र से सिंचाई करें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। पटवन के अलावा कुछ और छोटे छोटे उपायों से आप मसूर का बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। एक समय था जब खेतों में जंगल की तरह साग उग आते थे जिसे किसान तोड़ते और तुड़वाते थे, लेकिन अब कई किसान पूरी तैयारी के साथ साग खेतों में उगा रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है पटना जिले की बड़ी पहाड़ी के निवासी सुरेंद्र महतो, जिन्होंने 1.5 बीघा में साग की खेती की है और लागत से अधिक मुनाफा के प्रति काफी निश्चिंत नजर आ रहे हैं। कृषक और कृषि यंत्र यानी मेहनत और विज्ञान ने जब हाथ मिलाया तो किसान भाइयों के शरीर को आराम मिला, उनकी लागत भी घटी और फसल उत्पादन भी बढ़ गया। कृषि यंत्रों की कतार में ऐसा ही एक कृषि यंत्र है रीपर बाइंडर, जिसे फसलों की कटाई के लिए बनाया गया है। किसान भाइयों, अभी आप लोग गेहूं की फसल उपजा रहे हैं। इस समय आप अपनी फसल को खरपतवार से बचा कर रखें। खरपतवार उग जाए तो उसका सही समय पर उपचार अवश्य करें। गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण अत्यंत ही आवश्यक है। गेहूं की फसल को मुख्यतः 2 तरह से खरपतवार नुकसान पहुंचाती है, एक सकड़ी पत्ती वाले और दूसरी चौड़ी पत्ती वाले। गेहूं की भरपूर उपज लेने के लिए सही समय पर खरपतवार नियंत्रण अति आवश्यक है। खरपतवार गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं और गेहूं के पौधे से खाद, पानी और रोशनी छीन लेते हैं। साथ ही खरपतवार फसल के लिए कई तरह के हानिकारक कीड़ों और बीमारियों को आमंत्रित भी कर देते हैं। कुल मिलाकर खरपतवार की वजह से गेहूं की पैदावार में 35 से 40% तक की कमी आ सकती है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों, आप टोटल दवा 16 ग्राम प्रति एकड़ की दर से अपने फसलों पर छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों और बहनों, अर्का रक्षक टमाटर का उन्नत प्रभेद माना जाता है। उन्नत प्रभेद से खेती की गई किसानों की मेहनत का पूरा फल देती है। टमाटर की खेती भी इससे अलग नहीं मानी जा सकती है। टमाटर एक व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। टमाटर की 2 प्रकार की किस्में होती है, एक सीमित बढ़वार वाली और दूसरी असीमित बढ़वार वाली।
टमाटर का उन्नत प्रभेद अर्कारक्षक असीमित बढ़वाड़ वाली किस्म की होती है। वहीं इस प्रभेद से टमाटर की खेती किसानों को सालों भर अतिरिक्त आमदनी भी दी जाती है। और अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न मंडियों में आज आलू और प्याज के कीमतों में कुछ इस प्रकार स्थिरता देखी गई। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और मौसम अनुकूल खेती कीजिए। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्रमशः गिरावट आने की संभावना लगातार बनी हुई है। प्रदेश में 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों, चना एवं मसूर के फसलों में फूल की संख्या और फूल झड़ने से बचाव के लिए नाइट्रोबेंजीन 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर साफ मौसम में छिड़काव अवश्य कर दें। अभी आपने कृषि जगत की खबरें देखी। वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। हम जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, जानकारियां अभी बाकी हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। समेकित कृषि प्रणाली आज के समय की ज़रूरत है, जिसे अपनाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। सीमित कृषि संसाधनों का उपयोग करके वे अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। इस विषय पर और जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ अरविंद कुमार सिंह। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि प्रणाली, फार्मिंग सिस्टम जिस पर हम बात करते हैं कि हमारा जो पारंपरिक फार्मिंग सिस्टम था और अब जो वैज्ञानिकों ने शोध करके एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, चूँकि काम उतना ही है, ज़मीन हमारी घट रही है और हमारी अपेक्षाएं बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और हम उत्पादन हमको बढ़ाना है। तो समेकित कृषि प्रणाली एक वैज्ञानिकों का शोध है जो प्रकृति से ही उत्पन्न है। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करना है कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है, कैसे समेकित कृषि प्रणाली से हम अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो वरीय वैज्ञानिक सह प्रमुख पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समेकित कृषि प्रणाली जिसकी चर्चा कर रहे हैं, पहले तो समेकित कृषि प्रणाली क्या है सर, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। और समेकित कृषि प्रणाली, जैसा कि आपने बताया कि ये कोई नई पद्धति नहीं है और ये हमारे गांव में पहले से भी चला आ रहा है और उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है। जैसे गांव में आप जाएंगे या पहले भी आप लोग देखे होंगे, हमारे किसान भाई भी करते हैं इस चीज़ को कि हमारा कहीं अगर खेत खलिहान है जहां हमारा छोटा सा फार्म हाउस टाइप का है या हमारा जो घर है उसके अगल बगल में 2-4 मुर्गियाँ, 1-आध बकरी और साग सब्जी लगाकर हम लोग अपना जो है किसान भाई उसको जीविकोपार्जन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका जो है इकोनॉमिक जो है हम लोग नहीं देखते हैं। उसी चीज़ को वैज्ञानिकों ने एक
प्रणाली के रूप में डेवलप किया है, विकसित किया है, जिसको नाम दिया गया है समेकित कृषि प्रणाली, जिसके कि कई आयाम हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें एक शब्द लगा हो, 3 शब्द है, समेकित, कृषि और प्रणाली। तो समेकित का मतलब क्या हो गया कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि समन्वय, किस चीज़ का समन्वय, तो हमारा जो कृषि है, कृषि से संबंधित हमारा जो पशुपालन है, मछली पालन है, सब्जियों की खेती है, बागवानी है, इन सारे विषयों का एक समन्वय, जो कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी विषय हैं, पशुपालन से संबंधित, उनका एक आपस में समन्वय। और उस प्रणाली को, प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा समन्वय हो जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए सस्टेनेबल हो, स्थायित्व प्रदान करे, हमारे किसान भाइयों को लाभदायक हो, हमारे किसान भाइयों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करे। तो ये एक विषय हो गया कि समेकित कृषि प्रणाली की समन्वय स्थापित। अब इसके जो आयाम हम निर्धारित करते हैं, उस आयाम को निर्धारण के पहले हम ये ध्यान में रखते हैं कि हमारा वहाँ लोकल मार्केट उपलब्ध है कि नहीं। जो हमें चीज़ें हम उत्पादित करेंगे उसको हम वहाँ आसानी से बाज़ार में बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। जैसे आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो बिहार में मछली का, मीट का, चिकन का ज़्यादा डिमांड रहता है। तो हम लोग प्लान करेंगे कि पौंड आधारित समेकित कृषि प्रणाली बनाया जाए, जिसमें कि हम मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, और मेड़ के ऊपर हॉर्टिकल्चर का जो हमारा उद्यानिक फसलें लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का, और ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना आवश्यक है हमारे किसान भाइयों को कि ये बाज़ार आधारित नहीं होता है। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ें हमें, जो हम लोग वहाँ लगा रहे हैं, एक का जो बाई प्रोडक्ट होगा वो दूसरे के यूज में आ जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि पोखरा के तालाब के मेड़ पर अगर हम केला लगाते हैं तो केला से हमें फल मिलेगा, और केला का जो तना होगा उससे हम मछली का चारा के रूप में, जैसे ग्रास कार्प वगैरह मछली हम रखते हैं तो मछली के चारा के रूप में यूज होगा। जो बचेगा वो हमारे वर्मी कंपोस्ट के इकाई में जाएगा, और उस वर्मी कंपोस्ट के द्वारा खाद जो तैयार होगा, केचुआ का खाद, वो हमारे फिर उसमें जो पौधे लगे हुए हैं उनको हमारा उनको देने का काम में आएगा, तो उनको पोषण तत्व प्राप्त होगा। तो एक इसी तरह के जो आयाम हैं, वो एक का जो बाई प्रोडक्ट हो वो दूसरे के उपयोग में आ जाए, हमें बाज़ार जाने की आवश्यकता कम से कम पड़े, इस चीज़ का ध्यान। इसमें एक और फ़ायदा होता होगा सर, जहाँ तक मेरी समझ है कि समेकित कृषि प्रणाली में केमिकल का बहुत कम प्रयोग होता है, चूँकि इसमें ये एक डर रहता होगा कि हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं हमारे बत्तख न मर जाएँ, कहीं हमारे मुर्गियाँ न मर जाए। तो ये एक सिस्टम, इस सिस्टम में एक फ़ायदा ये रहता होगा। बिल्कुल जी। तो इसमें दूसरी बात इसमें ये जानना चाहेंगे सर, जो समेकित कृषि प्रणाली है तो इसमें कब, मतलब इसकी शुरुआत किस हिसाब से करें, खास करके बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में, कि सिस्टम जो है जैसे हमारे यहाँ, तो किस हिसाब से उसको किया जाए कि सक्सेस हो। चुकी हमारा तो मेन किसानों का सक्सेसमेंट भी तो होना चाहिए ना, तो कैसे करना चाहिए उसकी शुरुआत? बिल्कुल, आपने बहुत ही जो है प्रैक्टिकल सवाल, हमारे किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अगर हम तालाब आधारित समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि चूँकि हमारे बिहार में छोटे और लघु किसान जो है ज़्यादा, लघु और मध्यम किसान जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, तो उनका खेत का आकार कितना बड़ा है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोगों का जो खेत है हमारे किसान भाइयों का, वो खंड खंड विभाजित है, और एक खंड यहाँ है तो दूसरा खंड कहीं और है, तीसरा खंड कहीं और है। तो वैसे परिस्थिति में हमें ये पहले निर्धारित करना होगा कि हमारा जो ऊपरवार ज़मीन है, जहाँ पर कि बाढ़ की समस्या नहीं आए, पानी उसमें नहीं आए, और वैसे ज़मीन का चयन करें। और
ये मॉडल ये जो प्रणाली है, इसको हम 1 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक में तैयार कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ का हम लोग तैयार करते हैं तो उसको हम लोग जो हमारे आयाम होंगे उसको उसके हिसाब से डिवाइड करेंगे कि 40% एरिया हम तालाब के लिए रखेंगे, 10% एरिया, क्योंकि तालाब के ऊपर ही हमारा मुर्गी का घर होगा, तो उसमें क्या होगा कि हमारा मुर्गी जो बीट करेगा वो तालाब की मछलियों का एक भोजन का स्रोत होगा। तो उसके लिए एरिया को हमको डिफाइन नहीं करना है, अलग से उसके लिए एरिया नहीं रखना है। बकरी के लिए हम जो है 20% तय करेंगे एरिया, 10% हम एरिया तय करेंगे हमारे जो बकरी के चारागाह के लिए। तो इस तरह से, और उसके अलावा 20 से 25% एरिया हम पशुपालन के लिए तय करेंगे। अगर इस तरह से एक मॉडल हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें काम ये करना होगा कि हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारे किसान भाइयों को प्राथमिक लागत कम से कम लगे। और प्राथमिक लागत अगर कम लगेगा, जैसे हम सबसे पहला काम कोशिश ये रहे कि हम तालाब की खुदाई करवाएं, और सरकार की योजनाएं भी हैं, उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। मतलब जगह और मांग के अनुसार अगर समेकित कृषि प्रणाली स्थापित की जाए तो निश्चित रूप से यह आपके लिए आमदनी का बेहतर स्रोत बन सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत और बहुत किसान धन्यवाद। भाइयों, आप अपने यहाँ इस प्रणाली का उपयोग करें। समेकित कृषि प्रणाली के फायदों के बारे में अभी आपने जाना। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे विषय की ओर। औषधीय गुणों से भरपूर आंवले को अमृत फल भी कहा जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आंवला और उससे बनने वाले उत्पादों की बाज़ार में मांग बढ़ने के कारण किसानों के बीच इसकी खेती करने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। इसके वैल्यू एडिशन के बारे में और जानकारी दे रही हैं विशेषज्ञ कविता वर्मा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई जानकारियां देने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम आपके पास, आपके समक्ष इस तरह की जानकारियां पहुंचाएं जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। और किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह है आंवले का मूल्य संवर्धन। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और आंवले को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हम उसको ज़्यादा दिन रखकर उसका जो उत्पाद है उसको अनेक उत्पाद उससे बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली की विषय वस्तु विशेषज्ञ कविता वर्मा। कविता जी, आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आंवले का मूल्य संवर्धन है उसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में जानकारी दें। किसान भाइयों बंधुओं, आप लोग पता है कि इस मौसम में जो है आंवले बहुत होते हैं, मार्केट में भी बहुत होता है, लेकिन हम लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में उसको सही तरीके से उपयोग करेंगे, उससे बहुत आंवला होता है, जैसे बताया कि उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। और विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर में जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है, क्योंकि वो विटामिन सी से जो होता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है, और उससे हमारा इम्यूनिटी पावर, मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से जैसे बहुत सारी बीमारी, जैसे आपने डायबिटीज़, शुगर, आजकल किसान भाइयों, पहले किसानों को नहीं होता था, लेकिन आजकल किसानों को सहित जो शहर के लोग हैं उनको भी बहुत ही कॉमन बीमारी हो गया है। अगर जैसे हृदय से रिलेटेड जो बीमारी है वो भी, जैसे मूल्य संवर्धन अगर हम करेंगे आंवले का, तो हमें ये होगा कि हम उसको साल भर खा सकते हैं और उसको अपने दैनिक जीवन, अपने बच्चों और घर के सभी लोगों को दे सकते हैं। अगर मूल्य संवर्धन अगर हम उसको प्रिजर्व करके ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो उसको हम सेल भी कर सकते हैं। उससे हमारा ये होगा कि हमारा जो आय है वो बढ़ेगा, और इससे होगा जो हमारे घर की ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं, और मूल्य संवर्धन से अपनी ज़रूरत
ज़रूरतों के साथ साथ अपने और भी चीज़ों का पूरा कर सकते हैं। मैम अभी आंवले का सीज़न है और इस समय में आंवला प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे गांव देहात के लोग हैं तो आंवले का केवल अचार डाल करके और अचार ये करते हैं कि साल भर रह जाएगा, 6 महीना रह जाएगा। तो आंवले से क्या क्या हमारे जो घरेलू गृहिणियां हैं वो बना सकती हैं ताकि उससे ज़्यादा उनको मुनाफा भी प्राप्त हो सके, तो इसके बारे में आप जानकारी दें। हाँ किसान भाइयों, जैसे आप लोग ज़्यादातर अचार ही बनाते हैं, उसको हम जैसे चटनी बना के भी खा सकते हैं अगर डेली फ्रेश उसको खाना है, और उसको हम जैसे लड्डू बना सकते हैं आंवले का। आप लोग लड्डू तो बहुत ही नहीं बनाते हो जहाँ तक, ज़्यादातर आप अचार ही बनाते हैं। उसका आप कैंडी बना सकते हैं, और जो है उसको जैसे आंवला हुआ तो हमारे त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हम जैसे उसको हम पाउडर के फॉर्म में उसको आंवले को हम कद्दूकस करके उसको हम सुखा सकते हैं, उसको अमचूर पाउडर बना सकते हैं। अमचूर पाउडर को हम बना के हम स्टोर करके रख सकते हैं, जब हमें ज़रूरत हो उसकी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैंडी आप लोग नहीं बनाते हैं, कैंडी जो है बहुत ही आसान, किसान भाइयों बहुत ही आसान तरीका होता है बनाने के लिए। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है कि आंवले को जैसे आप 1 किलो अगर आंवला लेते हैं तो उसमें आप 750 ग्राम चीनी डालेंगे। ये मैम बहुत ही खास सवाल है मेरा कि जो आंवले की जो कैंडी है उसको बनाने की जो विधि है वो बहुत सी हमारी जो गृहिणियां हैं या जो हमारे किसान भाई इसको करने में लगे हुए हैं, तो जो कैंडी होता है वो बहुत से लोग उसकी बनाने की क्या विधि है उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इस बारे में आप विस्तार से जानकारी दें। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडी बनाने के लिए जैसे आप 1 किलो अगर आंवला लेते हैं और उसमें 750 ग्राम आपको चीनी लेना है, उसमें आंवले को भगोने में क्या करना है, पानी लेना है और उसमें आंवला इतना पानी डालना है कि आंवला डिप हो जाए और उसको 7 से 8 मिनट तक उसको बॉईल करना है। इतना करना है कि वो फाकी एक परत जो है निकल जाए आसानी से, और इसके बाद उसको हम बॉईल करने के बाद हम उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद उसको अलग अलग उसको परत निकाल लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो चीनी हम 750 ग्राम रखे हैं एक बड़े बर्तन में हम उसको जो फाकी है उसको रखते हैं। ऊपर से आप 750 ग्राम जो चीनी है 1 किलो आंवले में डाल के उसको 2 दिन तक हम उसको ढक के रख देते हैं। उसमें आप देखेंगे दूसरे दिन अगर आप देखते हैं धीरे धीरे उसमें जो चीनी होगा अपने आप वो घुल जाएगा। और 2 दिन में उसको इसलिए रखते हैं कि जो चीनी है धीरे धीरे जो आंवला है सोख लेगा। इसके बाद हम 2 दिन के बाद उसको हम निकालते हैं, जो चीनी का है एकदम है लिक्विड की तरह बन जाएगा, और उसको अलग करके उसको प्लेट में रख के 2 से 3 दिन उसको हम जो आंवला है उसको हम धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसको हम अगर हम उसको चटपटा बनाना चाहते हैं या कोई फ्लेवर देना चाहते हैं अलग से, तो उसमें जैसे आप चाट मसाला भी ऊपर से ऐड करके, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर चाट मसाला नहीं है तो अगर प्लेन आपको रखना है तो भी आप अलग एक जार में अच्छे से पैक करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो शुगर था उसमें एक लिक्विड फॉर्म में एक स्क्वैश की तरह बन गया, उसको आप क्या कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं। उस जो चीनी है उसमें जो हमारा जो आंवला 2 दिन तक उसमें रखा गया है उसमें जो विटामिन सी की मात्रा है उसमें घुल गया है 2 दिन तक। जो उसको हम अगर उसको गाढ़ा करके एक जार में रख सकते हैं, और उसमें जब आपको पानी पीना हो या 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच अगर उसको डाल लेंगे तो एक स्क्वैश की तरह, मतलब एक शरबत की तरह वो बन जाएगा। वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो आप चीनी था ख़राब भी नहीं हुआ, और जो उसमें विटामिन सी है उसको हम अच्छे शरबत की तरह पी के अपने पोषक तत्व को पूरा कर सकते हैं अपने। आंवले को ज़्यादा दिन तक रखने के लिए, उसको ज़्यादा स्टोर ज़्यादा दिन तक रह सके, सुरक्षित रह सके, तो उसके लिए क्या क्या जो ऐसी सावधानियां हैं जो बरती जाए? हाँ, जैसे आप लोग अगर अमचूर ही बना रहे हैं तो उसको आपको सावधानी ये रखना पड़ेगा, सही तरीके से उसको आपको सुखाना पड़ेगा, और जिस जार में जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आपको पैक करना पड़ेगा। और जैसे आप लोग अचार ही बना रहे हैं तो अगर उसमें सही ध्यान नहीं देंगे तो उसमें फंगस लग जाता है, तो उसको जिस जार में जहाँ पे बर्तन में रखेंगे तो उसमें मॉइस्चर, मतलब जो पानी है उसको नहीं होना चाहिए, उसको सही तरीके से सुखा लें और उसको
एयर टाइट जार में, मतलब उसमें हवा ना जाए ऐसे कंटेनर में रखें। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई आंवले के मूल्य संवर्धन के बारे में। तो किसान भाइयों, देखा है आपने, आप आंवले की खेती करके और उसका मूल्य संवर्धन करके उसको ज़्यादा दिन स्टोर रख के, और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया उसके अनुसार आप सावधानी बरत के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम कविता वर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार।